नमस्कार दोस्तों। सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और उसका प्रोवाइजो, इसमें आज मैं दो बातें करूंगा और दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। पीछे मैंने वीडियो में बताया भी था आपको कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 50% क्वेश्चन तो केवल एक ही बात से सॉल्व हो जाएंगे और वो है एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ एक्यूज। जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे उनमें से 50% क्वेश्चंस आपको ये बात कि एक्यूज की विशेष नॉलेज थी। एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ एक्यूज का मतलब केवल और केवल एक्यूज की ही नॉलेज थी और किसी की नॉलेज में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसके आधार पर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को मैं आज समझा देता हूं। थोड़ा सा आप अटेंशन इधर कर लीजिए। दो एक्यूज पर्सन्स हैं, टू एक्यूज पर्सन्स आर इन कस्टडी ऑफ पुलिस। पुलिस की कस्टडी में दो एक्यूज हैं, एक ही केस के हैं। सपोज मर्डर के केस के एक्यूज हैं और दो हैं, दोनों ने कॉन्स्पिरेसी की थी, मर्डर किया। मर्डर के बाद में जो वेपन ऑफ ऑफेंस था उसको कंसील कर दिया कहीं पर ले जाकर दोनों ने। अब पुलिस ऑफिसर ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोनों को अरेस्ट कर लिया। जब दोनों को अरेस्ट कर लिया तो पहले उस पुलिस ऑफिसर ने पहले एक्यूज को एग्जामिन किया और पहले एक्यूज ने बता दिया कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे मर्डर किया, दूसरे एक्यूज के साथ किया था और मैंने वो जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसको एक पर्टिकुलर जगह पर, सपोज नदी के किनारे कहीं पर ले जाकर छिपा दिया है। आप मुझे लेकर चलोगे तो मैं आपको उस वेपन को निकाल कर दे सकता हूं। यही सब कुछ इंफॉर्मेशन जो एक्यूज ने, पहले एक्यूज ने पुलिस ऑफिसर को दी, पुलिस ऑफिसर ने उसको इन राइटिंग लिख लिया। अब इसके बाद उसने दूसरे एक्यूज को एग्जामिन किया। दूसरे एक्यूज से भी जब पूछताछ की गई तो उसने भी बताया कि हाँ मैंने पहले एक्यूज के साथ मिलकर ऐसे ऐसे मर्डर किया है और जो जिस वेपन से मर्डर किया वो हम लोगों ने नदी के किनारे छिपा दिया है। आप मुझे लेकर चलोगे तो मैं वहां से आपको निकाल कर दिखा सकता हूं। इसके भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद दोनों के दोनों एक्यूज पर्सन्स पुलिस ऑफिसर्स को लेकर जाते हैं नदी के किनारे और बताते हैं कि यहां पर वेपन ऑफ ऑफेंस हमने छिपा दिया है। वो हथियार जिससे अपराध किया वो यहां पर पर्टिकुलर जगह उन्होंने बता दी कि यहां पर छिपा हुआ है और उन्होंने या तो एक्यूज ने खुद निकाल कर दे दिया, दोनों ने एक साथ निकाल कर दे दिया, दोनों में से किसी एक ने निकाल कर दे दिया या पुलिस ने खुद उसको निकाल दिया। अब यहां पर क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ये जो डिस्कवरी ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्कवरी ऑफ प्लेस वेयर द ऑब्जेक्ट वाज कंसील्ड एंड द नॉलेज ऑफ द एक्यूज पर्सन्स, क्या ये जो डिस्कवरी हुई, ये तीनों फैक्ट मैंने क्यों बताए? क्योंकि फैक्ट डिस्कवर्ड जो वर्ड यूज हुआ है, तथ्य की प्राप्ति, इसमें तीनों बातें शामिल है। मेंटल एलिमेंट भी है इसमें, इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट भी है। मैं बार बार इसलिए बोल देता हूं कि आप लोगों को याद रहे। बट अब क्वेश्चन ये है कि ये डिस्कवरी ऑफ फैक्ट क्या दोनों एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव की जा सकती है या फिर केवल एक के अगेंस्ट प्रूव की जा सकती है? वो पहला होगा या वो दूसरा एक्यूज होगा? पहले का मतलब जो पहले एग्जामिन किया वो या दूसरा एग्जामिन किया वो। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करिए और अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए आप जवाब दीजिए और फिर आप आगे अब मैं जो बताने जा रहा हूं इसके आधार पर अपने आंसर को आप चेक कर लीजिए। मैंने आपको अभी अभी बताया कि 50% क्वेश्चन तो इस बात से सॉल्व हो जाएंगे कि आपको ध्यान रखना है कि क्या ये जो रिकवरी हुई, ये जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ, क्या ये एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ एक्यूज था, उसके आधार पर हुआ है। एक्सक्लूसिव नॉलेज का मतलब ध्यान देना फिर से कि एक्यूज से अलग किसी और की नॉलेज में नहीं था। जिस एक्यूज से
जिस एक्यूज की एक्सक्लूसिव नॉलेज में है उसके अगेंस्ट ये प्रूव हो सकता है। तो अब पिक्चराइजेशन थोड़ा करिए कि जब पुलिस ऑफिसर ने पहले एक्यूज को एग्जामिन किया था तो उस समय तक फर्स्ट एक्यूज को जब एग्जामिन किया पुलिस ने, उस समय तक ये फैक्ट किसकी नॉलेज में था? एग्जामिन करने से पहले पहले केवल और केवल A1 की नॉलेज में था। अब जैसे ही इसको एग्जामिन कर लिया तो ये फैक्ट इस पुलिस ऑफिसर की नॉलेज में भी आ गया, सेम फैक्ट। अब जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की नॉलेज में ये फैक्ट आ गया, इसके बाद इन्होंने दूसरे एक्यूज को एग्जामिन किया और जब दूसरे एक्यूज ने यही कन्फेशन किया, यही इंफॉर्मेशन दी इसी पुलिस ऑफिसर को, तो अब आप मुझे बताइए कि इस समय क्या ये जो A2 इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या ये एक्सक्लूसिव नॉलेज है A2 की, दूसरे एक्यूज की? एक्सक्लूसिव नॉलेज का मतलब अगेन कि केवल और केवल इसी एक्यूज पर्सन के पास होनी चाहिए और किसी के पास नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, पुलिस ऑफिसर के पास थी उस समय ये इंफॉर्मेशन जिस समय दूसरे एक्यूज ने दी। इट मींस ये A2 की एक्सक्लूसिव नॉलेज पर डिस्कवरी नहीं है, ये केवल और केवल A1 एक्यूज नंबर 1 की एक्सक्लूसिव नॉलेज के आधार पर डिस्कवरी हुई है। तो ये डिस्कवरी ऑफ फैक्ट किसके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है? केवल और केवल एक्यूज नंबर 1 के अगेंस्ट किया जा सकता है। पहले एक्यूज के अगेंस्ट किया जा सकता है, दूसरे एक्यूज के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। एक और सिचुएशन लेता हूं, जॉइंट स्टेटमेंट। दो एक्यूज हैं और दोनों को पुलिस ऑफिसर ने एक साथ एग्जामिन किया। A1 एंड A2 को दोनों को एक साथ एग्जामिन किया और एक साथ एग्जामिन करने के बाद दोनों का एक जॉइंट स्टेटमेंट लिख लिया। जॉइंट स्टेटमेंट लिखने के बाद दोनों के दोनों ने वेपन ऑफ ऑफेंस की रिकवरी करा दी। अब आप अगेन बताइए कि ये जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ, क्या ये फिर से दोनों के अगेंस्ट पढ़ा जा सकता है या किसी एक के अगेंस्ट पढ़ा जाएगा? और एक के अगेंस्ट पढ़ा जाएगा तो कौन से के अगेंस्ट पढ़ा जाएगा और कौन से के अगेंस्ट वो प्रूव हो सकता है? वीडियो को पॉज करके फिर से जवाब दीजिए। अब मैच करिए अपने आंसर को। अगेन आपको याद रखना है कि एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ एक्यूज, क्या पुलिस ऑफिसर इस जॉइंट स्टेटमेंट से प्रूव कर पाएगा कि जितनी इंफॉर्मेशन इस डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से कनेक्टेड है, जितनी इंफॉर्मेशन, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन जो डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली का मतलब होता है भैया डायरेक्टली, 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 सीधे रूप से ये जो फैक्ट डिस्कवर हुआ, ये डिस्टिंक्टली जितनी इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है, डायरेक्टली जितनी सूचना से कनेक्टेड है, प्रत्यक्ष रूप से जितनी सूचना से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, केवल और केवल उतनी सूचना को प्रूव किया जा सकता है, चाहे वो सूचना कन्फेशन हो, चाहे वो कन्फेशन ना हो। तो यहां पर जो वेपन ऑफ ऑफेंस, सपोज इन दोनों ने एक काफी लंबा चौड़ा अपना स्टेटमेंट दिया, जॉइंट स्टेटमेंट, काफी सीधे उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, बट हमें कितनी इंफॉर्मेशन को प्रूव करने की परमिशन मिलेगी? जितने से डिस्कवरी ऑफ फैक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, डिस्टिंक्टली रिलेटेड होगा। तो अब ये देखना है कि वो इंफॉर्मेशन जो रिकवरी से डिस्टिंक्टली कनेक्टेड है, वो पहली बार किस एक्यूज ने दी थी? पहली बार किस एक्यूज ने दी थी? एक्सक्लूसिव नॉलेज किसकी थी? क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये प्रूव नहीं कर सके तो फिर ये क्वेश्चन डाउट में रह जाएगा कि पहली बार जो एक्सक्लूसिव नॉलेज थी वो A1 की थी या A2 की थी।
तो एक केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर पुलिस ये प्रूव करने में फेल हो गई कि जिस इंफॉर्मेशन को प्रूव करना चाहती है पुलिस और प्रोसिक्यूशन, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहली बार किस एक्यूज ने दी थी। अगर अगर पुलिस प्रूव कर पाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल कि ये इंफॉर्मेशन जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं, जिसके आधार पर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ, वो इस पर्टिकुलर एक्यूज ने दी थी ये इंफॉर्मेशन, अगर प्रूव कर दिया तो आप उतनी इंफॉर्मेशन को ऐसे एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव कर सकते हैं। और अगर पुलिस फेल हो गई ये बताने में कि पहली बार किसने दी थी ये सूचना, तो फिर ये सेक्शन 27 में पूरा का पूरा स्टेटमेंट और रिकवरी कुछ भी एडमिसिबल नहीं होगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा। अब इसके साथ में आपको एक बात और बता देता हूं। आपने सेक्शन पढ़ी होगी 161 सीआरपीसी, और इसी के साथ में पढ़ते हैं 162 सीआरपीसी, और आज की डेट में अगर बात करें तो ये 180 बीएनएसएस और ये वाली हो गई है 181 बीएनएसएस। ये दो सेक्शंस आपने पढ़ी होंगी। तो ये जो सेक्शन है ये तो कहती हैं पुलिस ऑफिसर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पावर है कि वो किसी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है और उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। तो कई सारी जजमेंट्स में बताया गया है कि यहाँ जो एनी पर्सन वर्ड यूज हुआ, इसमें एक्यूज भी शामिल है, एक्यूज भी इसमें इंक्लूड है। अर्थात जब अभी यहां पर पीछे के एग्जाम्पल्स में जब पुलिस ऑफिसर ने किसी एक्यूज को एग्जामिन किया, तो उसका एग्जामिनेशन जब इन राइटिंग तैयार किया पुलिस ऑफिसर ने, तो वो कहां रिकॉर्ड हुआ था? 180 बीएनएसएस करस्पॉन्डिंग टू 161 सीआरपीसी। इससे मीनिंग ये निकलता है कि वो स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर ने एक्यूज का रिकॉर्ड किया, उस पर सेक्शन 162 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 181 बीएनएसएस एप्लीकेबल हो जाएगी, उस पर लागू होगी। अर्थात अब मैं यहां आ रहा हूं कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 23 सबसेक्शन 2 और उसका प्रोवाइजो बीएसए, यहां पर जो एक्यूज ने इंफॉर्मेशन दी और पुलिस ने उसको लिख लिया, तो यहां पर दो बातें अप्लाई हो जाएंगी। नंबर एक बात, 162 सीआरपीसी 181 बीएनएसएस ये कहती हैं कि अब इस स्टेटमेंट पर वो पर्सन जिसका ये स्टेटमेंट है वो साइन नहीं करेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट दूसरा पार्ट बताता है इसी सेक्शंस का कि ऐसे स्टेटमेंट का कितना पार्ट यूज किया जा सकता है। ध्यान देना, सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट और ये 23 सबसेक्शन 2 और प्रोवाइजो क्या कहता है कि एक्यूज ने जो इंफॉर्मेशन दी उसका कितना पार्ट यूज किया जा सकता है। दोनों में सेम बात कही जा रही है, सेक्शन 27 में भी एंड सेक्शन 162 सीआरपीसी में। इधर ये करस्पॉन्ड है। तो सेक्शन 162 181 बीएनएसएस ने तो कहा कि इसका कोई यूज नहीं होगा। जिस तरीके से सेक्शन 25 ने कह दिया, सेक्शन 26 ने कह दिया कि एक्यूज ने जो कन्फेशन दिया है उसका कोई यूज नहीं होगा। माइनर सा एक्सेप्शन है, वो पीछे आपने देख लिया। इसी तरीके से इन्होंने सेक्शन ने कहा 162 एंड 181 बीएनएसएस ने कि ऐसे स्टेटमेंट का जो एक्यूज पर्सन ने पुलिस ऑफिसर को दिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसका कोई यूज नहीं होगा। बट हां, एक एक्सेप्शन दिया कि इसका यूज हो सकता है। किस बात के लिए इसका यूज हो सकता है? उस पर्सन को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल कंट्राडिक्ट करने के लिए, उसका खंडन करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब क्योंकि यहां पर एक्यूज है, ये एक्यूज तो विटनेस की फॉर्म में आएगा नहीं, तो इसका खंडन तो होना नहीं है। कब तक नहीं होगा इसका खंडन? जब तक ये एज ए विटनेस एग्जामिन नहीं किया जाएगा। एज ए विटनेस कौन एग्जामिन करेगा? डिफेंस एग्जामिन करेगा।
तो फिर इसका कंट्राडिक्शन कौन करा सकता है? प्रोसिक्यूशन करा सकता है। बट वो तो मोस्टली केसेस में कह देता है एक्यूज, मैं तो एज एन विटनेस एग्जामिन होना नहीं चाहता हूं। तो कौन सा पार्ट रह गया 162 सीआरपीसी एंड 181 बीएनएसएस का, कि इस स्टेटमेंट का कोई भी यूज नहीं हो सकता। बट 27 कहती है, 23 सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो कहता है कि उतना पार्ट जिसके आधार पर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो गया है, उतने पार्ट को प्रूव किया जा सकता है। तो ये आपको दोनों सेक्शन एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी दिखाई दे रही होंगी। प्राइमा फेसाई ऐसा ही दिखता है कि दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। एक सेक्शन कहती है कि इस स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं, और दूसरी कहती है कि इस स्टेटमेंट के इतने पार्ट को आप यूज कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या किया? तो सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब सेक्शन 162 सीआरपीसी बनी, तो ये सबसे पहली बार कब बनी थी? तो सबसे पहली बार बनी थी 1861 में। तो क्या तब तक इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाला आ गया था? नहीं आया था। इसके बाद में अमेंडमेंट हुआ 1869 में। तब तक क्या ये इंडियन एविडेंस एक्ट आ गया था? बिल्कुल नहीं आया था। हालांकि देखिए भैया, नंबर मुझे देखकर बताना पड़ेगा कि उस समय 162 ही था क्या? नहीं। तो इसका मतलब जब इस समय ये सीआरपीसी थी, तब उस समय इंडियन एविडेंस एक्ट पिक्चर में नहीं था। तो इन दोनों एक्ट में कहीं भी इंडियन एविडेंस एक्ट की किसी सेक्शन का तो रेफरेंस आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पिक्चर में ही नहीं था। तो रेफरेंस कहां से आ जाएगा? बट इसके बाद जब सीआरपीसी आई 1898, तब इंडियन एविडेंस एक्ट आ चुका था। तो 1898 वाली सीआरपीसी में इंडियन एविडेंस एक्ट का रेफरेंस आ सकता है। इसके बाद सीआरपीसी आई 1973 में। उस समय भी इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो उस समय भी इस इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शंस का रेफरेंस इधर आ सकता है। तो यहां पर जो सेक्शन 27 और 162 का जो कंट्राडिक्शन था, जो एक दूसरे को हिट कर रही थी, उसको किस तरीके से सॉल्व किया? तो 162 सीआरपीसी की सबसेक्शन 2 में लिख दिया कि कुछ भी लिखा है सबसेक्शन 1 में, 162 सीआरपीसी की सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा है, कुछ भी क्या क्या लिखा है कि नंबर एक बात तो साइन नहीं कराए जाएंगे, नंबर दूसरी बात इसका कोई यूज नहीं होगा। तो ये दोनों बातें सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखी हुई बात को अफेक्ट नहीं करेंगी। अर्थात कि ये जो सबसेक्शन 1 में मना किया गया था कि साइन नहीं कराना, उसका कोई यूज नहीं होगा, वो सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और जब ये एप्लीकेबल नहीं होगी ये वाली सेक्शन 162(27) पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्टेटमेंट पे साइन करा लिया गया अक्यूज का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा कि वहां जो बताया जा रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट का अब इतना पार्ट प्रूव कर सकते हैं जितना डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सीधे सीधे संबंधित है, सीधे सीधे संबंधित है। इसके ऊपर एक एग्जांपल दूंगा मैं। तो अगर ऐसी सबसेक्शन 2 नहीं लिखी गई होती 162 सीआरपीसी में, तो फिर तो हमेशा ही कंट्राडिक्शन बना रह जाता। तो लॉ फ्रेमर हमेशा ध्यान रखते हैं दोस्तों कि इस एक्ट में कोई सेक्शन ऐसी ना हो जिसके आधार पर दो सेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं, और इससे कनेक्टेड एक्ट में भी कोई सेक्शंस ऐसी ना हो जो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए। तो इस सबसेक्शन 2 को ऐड करके यहां पर 27 में हिट होने वाली बात को
उन्होंने बचा लिया। इसी तरीके से 162 सीआरपीसी के सब सेक्शन 2 में एक सेक्शन का जिक्र और हुआ है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 32 सब सेक्शन 1, जो आज की डेट में सेक्शन 26 सब क्लॉज ए हो गई है। यहां पे डाइन डिक्लेरेशन की बात होती है। डाइन डिक्लेरेशन क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति, और ध्यान देना दोस्तों कि 162 सीआरपीसी में तो सीधे सीधे लिखा है कि वो स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है वो पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिया जा रहा है। लेकिन 32 सब सेक्शन 1 या फिर आज की डेट में 26 क्लॉज ए में ये बताया ही नहीं गया कि वो जो व्यक्ति मर गया है, जिसके स्टेटमेंट को आज आप डाइन डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन बनाकर उसे रिलेवेंट बनाना चाहते हैं, वो किसको दिया गया ये नहीं लिखा है, ओपन छोड़ दिया है। तो मैंने आपको बताया कि जितना ओपन छोड़ेंगे लॉ उतना वाइडर हो जाता है। जैसे ही ओपन छोड़ दिया तो इट मींस कि सेक्शन 23 क्लॉज 1 का जो स्टेटमेंट है, जो व्यक्ति मर गया उसका जो स्टेटमेंट है वो किसी को भी दिया गया हो सकता है, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर को भी दिया गया हो सकता है। और ये भी नहीं लिखा कि किस स्टेज पर दिया गया हो सकता है, क्योंकि 162 में तो लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर दिया गया होना चाहिए, बट यहां पर नहीं लिखा, तो इट मींस अगेन ओपन है, ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर भी दिया जा सकता है और उसके पहले भी दिया जा सकता है। तो यहां पर उतने पोर्शन को ले लेते हैं इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए 162 के साथ, कि जब ये व्यक्ति डाइन डिक्लेरेशन वाला व्यक्ति जो मर गया है व्यक्ति, उसने जो स्टेटमेंट दिया वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिया और पुलिस ऑफिसर को दिया। इतना वाला पार्ट ले लेते हैं सेक्शन 20 सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट और उसकी क्लॉज 1 में से। अब फिर से अगेन, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है, पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है, तो कहां रिकॉर्ड हो रहा है वो 161 सीआरपीसी में, तो 162 पिक्चर में आ जाएगी। और पहली बात तो कि उस पर साइन नहीं कराए जाएंगे। मान लो गलती से पुलिस ऑफिसर ने उस पर साइन करा लिए, अब उसके बाद वो व्यक्ति मर गया, तो कहा 162 कहती है कि अगेन इसका कोई यूज नहीं होगा, और यूज इतना हो सकता है बस कि इस विटनेस को, जिसका ये स्टेटमेंट है, जब ये कोर्ट में आएगा अपनी गवाही देने के लिए, तो इसको आप कंट्राडिक्ट करा सकते हो, बस इतना यूज है इसका। भैया ये व्यक्ति तो मर गया है, अब कोर्ट में एविडेंस देने के लिए आ नहीं सकता, तो इसका कंट्राडिक्शन या इसका खंडन तो आप बिल्कुल करा ही नहीं सकते, वो तो पॉसिबिलिटी एंड हो गई। तो फिर अब क्या यूज रह जाएगा ऐसे स्टेटमेंट का, जो पुलिस ऑफिसर को दिया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिया और वो व्यक्ति मर गया। अगर ये स्टेटमेंट ऐसा है, देखिए सेक्शन 27 में उस स्टेटमेंट का केवल इतना पार्ट जो डिस्कवरी से डायरेक्टली डिस्टिंक्टली कनेक्टेड है, रिलेटेड है, उतना पार्ट प्रूव किया जा सकता है। और सेक्शन 32 में केवल उतना पार्ट जो मरने वाला व्यक्ति अपनी डेथ के कारण के बारे में बताता हो या ऐसी ट्रांजैक्शंस बताता हो जिनको मिला दिया जाए तो उस व्यक्ति की डेथ का कारण पता चलता हो, तो केवल और केवल इतने पार्ट को इस व्यक्ति के मरने के बाद भी सेक्शन 162 सीआरपीसी से हिट होने के बाद भी प्रूव किया जा सकता है। रिलेवेंट बताया गया, वहां पर रिलेवेंट बताया तो प्रूव भी किया जा सकता है। क्यों बता पाए रेलेवेंट? इससे हिट नहीं हो रहा है क्या 162 से? ये नहीं हो रहा है क्योंकि सेक्शन 162 सीआरपीसी और उसकी सब सेक्शन 2 में सेक्शन 27 के साथ साथ 32 क्लॉज 1 भी लिखा है कि इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये थोड़ा कनेक्शन मैंने आज की वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की। हालांकि सेक्शन 32 का और 162 का आज के लेक्चर से कोई कनेक्शन नहीं था, बट जैसे ही मैंने 162 सीआरपीसी की सबसेक्शन 2 आपको बताई तो उसमें दो बातें हैं, तो एक को मैं छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए दूसरी भी बता दी। दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी और मैं फिर से कहता हूं कि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो आधे क्वेश्चन तो आपके एक ही बात से प्रूव हो जाएंगे, सही हो जाएंगे कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्या वो इंफॉर्मेशन जो एक्यूज ने दी, क्या एक्यूज की एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन थी। इसके लिए पीछे लास्ट वीडियो में मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि एक्यूज गया पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास। पुलिस कस्टडी में गया है, डॉक्टर एग्जामिनेशन कर रहा है, डॉक्टर ने उससे पूछा क्या हुआ, इस व्यक्ति ने बता दिया कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे मर्डर कर दिया। तो ये तो कन्फेशन कर दिया उसने। उसने डॉक्टर ने पूछ लिया भाई वो वेपन कहाँ है, डॉक्टर ने डॉक्टर को बताया वो वेपन तो मैंने नदी के किनारे डाल दिया है, या अपने घर के पिछवाड़े जो कूड़ा पड़ा हुआ है वहां फेंक दिया है। किसको बता रहा है? डॉक्टर को बता रहा है। अब डॉक्टर के बाद, अब इस कन्वर्सेशन के बाद दो सिचुएशन हो सकती है कि अब एक्यूज पुलिस को बता दे या फिर डॉक्टर पुलिस को बता दे, और दोनों ही सिचुएशन में पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके आधार पर एक्यूज लेकर जाता है या पुलिस लेकर जाती है उस प्लेस पर और उस वेपन ऑफ ऑफेंस की रिकवरी कर लेती है। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो गया। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की जब जब बात आएगी तो तीन बातें आपको याद रखनी है। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, पुलकुरी कोटैया केस आपको इसके साथ रखना है। जब जब फैक्ट डिस्कवर्ड, ऐसे तथ्य जिनकी प्राप्ति हुई है इंफॉर्मेशन के आधार पर, जब भी आपको ये पूछा जाए तो आपको इतना तो लिखना ही है, पुलकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर 1947, प्रीवी काउंसिल 67, ये साइटेशन है इस केस की। और यहां पर तीन बातें। पहली बात कि वो ऑब्जेक्ट जिसकी रिकवरी हुई, वो प्लेस जिस प्लेस से रिकवरी हुई, और उस एक्यूज की नॉलेज उस ऑब्जेक्ट एंड प्लेस के बारे में। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट जब भी मिले आपको तो ये बताना जरूरी है। इसमें सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन अगर आप हैं तो प्रूव करना पड़ेगा, आप अगर डिफेंस हैं तो आपको डिस्प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ है ये एक्यूज की एक्सक्लूसिव नॉलेज पर हुआ या एक्यूज की एक्सक्लूसिव नॉलेज पर नहीं हुआ। एक मैं एग्जांपल देता हूं इसका, क्वेश्चन आप बताइए कि एक एक्यूज है, वो पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया हुआ है, एक्यूज नंबर 1। इसको एग्जामिन किया और इसने जो कुछ बताया, कन्फेस किया, वो सब पुलिस ऑफिसर ने रिटन राइटिंग डाउन कर लिया। अब इसने बताया कि वो जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसको कहां इसने कंसील किया। देखिए दोस्तों, इसमें डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की बात हो रही है, तो यहां जो डिस्कवरी वर्ड है ना, जब तक कंसीलमेंट नहीं होगा, कंसीलमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, बट कंसीलमेंट इज बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ डिस्कवरी। तभी कोई फैक्ट डिस्कवर हो सकता है जब वो फैक्ट कंसील किया गया था, अदरवाइज वो डिस्कवरी नहीं हो सकती उस फैक्ट की। तो जब जब डिस्कवरी की बात आए तो कंसीलमेंट आपके माइंड में आना चाहिए। अगर ऐसे फैक्ट को रिकवर कर लिया गया, ऐसे ऑब्जेक्ट को रिकवर कर लिया गया, ऐसे फैक्ट को डिस्कवर कर लिया गया है जो फैक्ट कहीं कंसील ही नहीं था, तो वो सेक्शन 27 में कवर नहीं होगा, सेक्शन 23 प्रोवाइजो में कवर नहीं होगा। मैं लौट कर आता हूं कि इस एक्यूज ने बता दिया कि मैंने वहां पर इस वेपन ऑफेंस को कंसील किया हुआ। अब ये लेकर भी गया उस प्लेस पर, एग्जैक्ट इसको पता था कि यहां पर मैंने कंसील किया है। जब उसने वो पत्थर जिसके नीचे, सपोज कहा इसने कि मैंने वहां पर पत्थर के नीचे उस चाकू को छिपा कर रखा हुआ है, वो पत्थर उसने एक्यूज ने हटाया, तो वहां पर वो वेपन नहीं मिला, वहां पर वो वेपन नहीं मिला। लेकिन वहीं पास में एक घर था किसी का,
और उस घर में एक 9 साल का बच्चा था। 9 साल का बच्चा जब ये छिपाया इस एक्यूज ने इस पत्थर के नीचे, और आज जब पुलिस को लेकर गया, इस बीच में वो 9 साल का बच्चा इधर जब खेलने आया था, तो पत्थर के नीचे से उसे वो चाकू दिखाई दिया। उसे लगा कि मेरे ही घर का होगा, उसने निकाला और अपने घर में ले जाकर उसको रख दिया। ये बात पुलिस के रिकॉर्ड पर अवेलेबल है। अब आप मुझे बताइए कि अब यहां पर जो वेपन ऑफ ऑफेंस वो चाकू मिल रहा है पुलिस को, कहां से मिला? क्या वहां से मिला जहां से एक्यूज ने बताया, या उस 9 साल के बच्चे के घर से मिला? 9 साल के बच्चे के घर से मिला। पुलिस ऑफिसर ने इसी तरीके से उसके लिए एक मीमो तैयार कर लिया, पंचनामा तैयार कर लिया, सीजर मीमो तैयार कर लिया, फर्द जिसे कहते हैं साउथ में, मजा क्या कहते हैं साउथ में उसको मजहर कहते हैं क्या, पता नहीं। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि क्या ये जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुई, क्या पहली बात डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है? दूसरी बात, क्या ये जो डिस्कवरी अब घर से हो रही है, क्या ये इस एक्यूज के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 प्रोवाइजो भारतीय साक्ष्य अधिनियम यूज हो सकता है? आपके जवाब का मैं इंतजार करूंगा दोस्तों, और आप लोग कहेंगे तो इसका जवाब भी मैं अगली वीडियो में दे दूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लीगल लैंप। नमस्कार, जय हिंद।